Tell me pretty lies, look me in the face. हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिरुद्ध शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक मास्टर में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर आइडिया ऑफ एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी के बारे में, जो कि हमारा क्लास 12th पाइथन का चैप्टर 7 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि बेसिकली हमारा आइडिया ऑफ एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी होता क्या है। तो हमारी एल्गोरिथम जो है वो एक मेथड होता है या एक प्रोसीजर होता है जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने में हेल्पफुल होता है, और जो कि हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम्ड है उसका सफिशेंटली प्रिसाइज टाइम जो है उसको ये कैलकुलेट करेगा। तो बेसिकली जो क्वालिटी या परफॉर्मेंस है हमारी एल्गोरिथम की, वो डिपेंड करेगी हमारे दो फैक्टर्स पे। जो दो फैक्टर्स हैं वो होंगे हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं इंटरनल फैक्टर स्पेसिफाई एल्गोरिथमिक्स एफिशिएंसी। मतलब जो हमारी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी है उसके अंदर इंटरनल फैक्टर जो है उस पर कितना जो है इफेक्ट करेगा। तो जो हमारा इंटरनल फैक्टर है उसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें हैं जो कि हमारे प्रोग्राम की एफिशिएंसी को डिफाइन करती है। सबसे पहले इसमें हमारा टाइम रिक्वायर्ड टू रन, मीन्स जो हमारा प्रोग्राम है उसको रन होने में कितना टाइम लग रहा है, ये हमारा पहला इंटरनल फैक्टर है जो कि हमारी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। और दूसरा है स्पेस या फिर मेमोरी रिक्वायर्ड टू रन। जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं उसके अंदर जो भी हमारी वैल्यूज हम डिफाइन करते हैं और वो किसी बैक हैंड में यानी कि प्रीवियस कहीं पे डाटा को स्टोर करती है, तो वो जो है कितनी मेमोरी में उस डाटा को स्टोर कर रही है, ये भी हमारा एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये दो जो है हमारे टाइम और स्पेस मेमोरी, ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स के अंदर काउंट होंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर जो कि हमारी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। हम इनके भी कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आता है साइज ऑफ इनपुट टू द एल्गोरिथम, मीन्स यानी कि जो भी हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर हम कोई भी चीज़ इनपुट कराते हैं यूज़र से, तो उसका साइज कितना, ये हमारा एक एक्सटर्नल फैक्टर है। सेकंड है स्पीड ऑफ द कंप्यूटर ऑन विच इट इज़ रन, यानी कि जो भी हमारा कंप्यूटर है उसकी स्पीड कितनी है। तो जो कंप्यूटर की स्पीड है वो बेसिकली डिपेंड करती है हमारी रैम पे, यानी कि 64 बिट का अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो फास्टली वर्क करेगा, और 32 बिट का होगा तो वो थोड़ा सा स्लोली वर्क करेगा। और थर्ड है हमारा क्वालिटी ऑफ कंपाइलर, जो हमारा कंपाइलर है उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। ये जो तीन है हमारे, ये आते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर। अब एक चीज़ बता दूं मैं दोस्तों आपको, इंटरनल फैक्टर है जो हमारे, जो कि हमारा है टाइम और स्पेस मेमोरी, इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है ये कंट्रोलेबल होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। तो बेसिकली जो हमारा वर्ड है कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, ये हमारा दो वर्ड से बना है, जो कि हमारा कंप्यूटेशन, जिसका मतलब होता है जो कि हमारी प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स है, यानी जो हमारी प्रॉब्लम अंदर है हमारी एल्गोरिथम के अंदर, जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होगी वो कंप्यूटेशन के अंदर आएंगी। और कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है जो भी हमारे फैक्टर्स जो हैं वो हमारी एल्गोरिथम के अंदर जो डिपेंड करते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्सिटी। तो बेसिकली जो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको अगर हम कंबाइन कर दें तो इसका कंप्लीट एक मीनिंग यही बनता है हमारे पास कि जो भी हमारे पास एक प्रोग्राम की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए जो भी हमारे पास उसके फैक्टर्स है जो कि एल्गोरिथम को डिपेंड करेंगे, उसकी जो स्टडी है, उसके फैक्टर्स की जो स्टडी है, उसको हम बोलेंगे कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। तो कुछ हमारे रिसोर्सेस है इसके अंदर जो कि कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी में आएंगे। तो सबसे पहला है इसके अंदर हमारा द टाइम टू रन द एल्गोरिथम, यानी कि जो हमारी एल्गोरिथम है यानी जो हमारा प्रोग्राम है उसको जब हम रन करते हैं तो वो कितना टाइम ले रहा है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी, ये आती है हमारी टेम्पोरल कॉम्प्लेक्सिटी में। नेक्स्ट है हमारा स्पेस या फिर मेमोरी स्टोरेज, जो कि हमारे एल्गोरिथम को रन करने में, यानी सेम ये दोनों हमारे इंटरनल फैक्टर है, इसे हम बोलेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि अगर हमारी टाइम वाली कॉम्प्लेक्सिटी है उसे हम बोलेंगे टेम्पोरल कॉम्प्लेक्सिटी,
और अगर स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी है, मेमोरी या स्टोरेज की कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उसे हम बोलेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब आता वर्ड हमारा एफिशिएंसी। तो बेसिकली अब एफिशिएंसी के बारे में हम क्या जानते हैं? एफिशिएंसी जो है वो हमारी एल्गोरिथम की जो बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस की जो टाइमिंग है उसे हम एफिशिएंसी बोलेंगे हमारी पाइथन के अंदर। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे एक प्रोग्राम है पाइथन का, उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, तो जो उस प्रोग्राम की बेस्ट परफॉर्मेंस यानी कि बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस होगी, जितनी जल्दी वो कर पाएगा, वो हमारी उसकी एफिशिएंसी होगी उस प्रोग्राम की। नेक्स्ट हमारा इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होता है? तो बेसिकली जो है इफेक्टिवनेस जो है वो हमारी एल्गोरिथम होती है जो कि कुछ फंक्शंस को करेक्टली कैरिड आउट करती है, इसे हम बोलेंगे इफेक्टिवनेस। इसको अगर हम और आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि जो हमारी एल्गोरिथम है या जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर जो फंक्शंस है, जितनी करेक्टली वो वर्क करेंगे उतना ही इफेक्टिवली जो प्रोग्राम है वो रन होगा। तो इसे हम बोलेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारा एस्टिमेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स। मींस अब हम जो है जो हमारी एल्गोरिथम्स है उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उनको थोड़ा एस्टिमेट करेंगे, यानी उनके बारे में हम जानेंगे कि हम उन्हें कैसे कैलकुलेट करें। तो बेसिकली जो भी हमारी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी है वो जो टाइम लेती है, ये जो है हमारी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर हमें किसी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है तो जितना वो एल्गोरिथम रन करने में टाइम लेती है वो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसने भी यहाँ पे बताया हुआ है, जो हमारा रन टाइम है, जो हमारा एल्गोरिथम का है, प्रोग्राम का रन टाइम है, वो डिपेंड करेगा एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, स्पीड ऑफ कंप्यूटर पे, टोटल रैम पे, और ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और क्वालिटी ऑफ कंपाइलर यूज्ड पे। ये जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे बिग ओ नोटेशन के बारे में। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा बिग ओ नोटेशन। जिस भी बच्चे को या जिस भी स्टूडेंट को ये बिग ओ नोटेशन प्रोसेस जो है वो समझ आ गया, वो जो है आसानी से किसी भी प्रोग्राम की या किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकता है। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो बिग ओ नोटेशन टॉपिक है बहुत ही ब्रीफली और अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप इसको इजीली जो है कैलकुलेट कर पाए। तो जो हमारा बेसिकली बिग ओ नोटेशन है, ये हमारे एल्गोरिथम के ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, और जो हमारा ग्रोथ रेट होता है वो हमारी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को डिफाइन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बिग ओ नोटेशन है ये जो है बहुत ही यूजफुल होती है हमारी परफॉर्मेंस, यानी दो या दो से ज़्यादा एल्गोरिथम, मींस अगर हम कंपैरेटिवली एक साथ ही दो प्रोग्राम को देखें, दोनों ही हमारे पाइथन प्रोग्राम होंगे। अगर मैं एक पाइथन प्रोग्राम को देखता हूं और दूसरे पाइथन प्रोग्राम को देखता हूं और दोनों को रन करता हूं, और मुझे पता करना है किसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है, किसकी जो है एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ज़्यादा है, तो उसके लिए हम बिग ओ नोटेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। तो जो बिग ओ नोटेशन है ये हमारी किन्हीं भी दो एल्गोरिथम को कोरिलेट करने के लिए, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसके उन्हें कोरिलेट करने के लिए बहुत ही इजी और आसान प्रोसेस है। तो जैसा कि यहाँ पे एक बहुत ही आसान एग्जांपल है, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्सिटी है ओ एन स्क्वायर और दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी है ओ रेज टू पावर 2n, यानी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारी एन स्क्वायर और 2n है, और जो ये बिग ओ है ये हमारे बिग ओ नोटेशन का एक पार्ट है। तो चलिए अब हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं कि किसकी एफिशिएंसी, किस प्रोग्राम की एफिशिएंसी या फिर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हाई है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी और साइज, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये हमारी एन स्क्वायर और 2n, और 10 20 40 100 400 यानी जो हमारा यूजर जो वैल्यू डिफाइन करता है वो होगा हमारा साइज ऑफ n। तो बेसिकली अगर हम सबसे पहले एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी को ले और n की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर जो है वो 100, यानी कि इसको बेसिकली सिंपल एक ही स्टेप लगा कैलकुलेट करने में, n का स्क्वायर यानी कि 10 × 10, ये हुआ हमारा एक स्टेप।
तो ये बहुत ही इजीली हमें रिटर्न कर देगा 100। अब है 2⁻n यानी 2 की पावर 10। अब ये 2 को 10 बार 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 मल्टीप्लाई करेगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अप टू 10 तक ये जो है मल्टीप्लाई करेगा। तो इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा स्टेप्स है, तो इसके लिए जो 2⁻n की कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, यानी ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि हमारा इफेक्टिव होगा n²। इसी तरह अब अगर मैं 100 लूँ तो बेसिकली जो है हमारे कंपाइलर के लिए या हमारे कंप्यूटर के लिए n के स्क्वायर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैलकुलेट करनी इजी होगी, और 2⁻n की जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी डिफिकल्ट होगी। अगर हम इसको और आसानी से समझे तो हम सभी जानते हैं कि जो 100 का स्क्वायर है वो 10,000 होगा। ये हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए भी कैलकुलेट करना ईजी है, लेकिन 2⁻100 का जो कैलकुलेशन है वो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए भी ईजी नहीं है। तो हम जानते हैं कंप्यूटर के लिए भी है, जो कुछ हद तक तो है, ये भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी जिसके स्टेप्स ज़्यादा होंगे उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होगी अगर हम आसान भाषा में समझे तो अगर हमें किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी या एफिशिएंसी निकालनी है तो हम सीधा सीधा जो है उसके स्टेप्स काउंट करेंगे। जिसके स्टेप्स कम होंगे उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, और जिसके स्टेप्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे उसकी एफिशिएंसी कम होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा कॉमन ग्रोथ रेट्स। जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस या फिर एल्गोरिथम फंक्शंस, उनका जो है कुछ ग्रोथ रेट होता है हमारी पाइथन के अंदर, जो कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। अब कुछ जो कि हमारे फेमस ग्रोथ रेट्स एल्गोरिथम के वो इस टेबल में शो किए हुए हैं, मैं आपको सबके बारे में समझाऊंगा। अब जैसे ओ जो है मैंने आपको बता दिया कि ये बिग ओ नोटेशन का एक पार्ट है। अब इसके अंदर जो भी हमारे फंक्शंस हैं उनको हम अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहला फंक्शन है हमारा ओ की जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी की नोटेशन है वो है 1, यानी कि 1 जो है वो हमारा कांस्टेंट काउंट होगा। यानी अगर हम किसी भी लिस्ट के अंदर या किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई सिंपल वैल्यू ऐड कर रहे हैं विद यूजिंग वेरिएबल, तो वो जो है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से सबसे टॉप पे आएगा, मीन्स इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हाई होगी। इसी तरह हम आसानी से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं ओ की जो है log n का। तो यानी कि log के जो हमारे फंक्शंस है जो कि हमारी सॉर्टेड डायरी के अंदर किसी एंट्री को फाइंड करने में हेल्पफुल होता है, ये उसके एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे। आप सभी फंक्शंस के एग्जांपल देख के समझ सकते हैं। और जो कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है या फिर जो हमारी एफिशिएंसी है वो हमारी इस टेबल के अंदर डाउन द टेबल यानी कि डाउन द कॉलम जो है वो हमारी डिक्रीज करेगी। मतलब टॉप मोस्ट जो हमारे एलिमेंट या फंक्शंस होंगे उनकी एफिशिएंसी हाई होगी। और ओ की जो नोटेशन है एन, इसकी भी एफिशिएंसी हाई होगी मुकाबले यानी कंपैरेटिवली किसके, ओ रेस टू पावर यानी कि ओ एन लॉग एन के, नॉट रेस टू पावर ओ एन स्क्वायर के, ओ एन क्यूब के और 2 रेस टू पावर एन के। यानी जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कम होगी और उनकी एफिशिएंसी जो है वो भी बहुत ही कम होगी। तो अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो सबसे आसान जो है हमारे पास कॉमन ग्रोथ रेट को समझना यही होगा। नंबर ऑफ स्टेप्स जिसके कम होंगे उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, और जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा होंगे, जैसे कि यहाँ पे इसने एक्सपोनेंशियल एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है, तो यानी एक्सपोनेंशियल के नंबर ऑफ स्टेप्स जो है ज़्यादा है तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा कैलकुलेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी। अब हमने कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया, कॉमन ग्रोथ रेट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब हम जो है किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जो भी कोड होते हैं यानी जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें बेसिकली 5 गाइडलाइंस होती है। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें शुरुआत से ही एक एजम्पशन लेके चलनी होगी, जो कि है हमारी ऑल स्टेप्स टेक प्रिसाइजली सेम टाइम टू एग्जीक्यूट। मीन्स कोई कितना भी बड़ा स्टेप्स हो, हमें एक एजम्पशन लेके चलनी है कि सभी स्टेप्स जो हैं वो सेम टाइम में वर्क करेंगे। अगर हमारे पास ये एजम्पशन होगी तो हमारे पास किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी या एफिशिएंसी कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब जो हमारी गाइडलाइंस है उसमें सबसे पहले आता है लूप्स, सेकंड आता है नेस्टेड लूप्स, थर्ड आता है हमारा कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स, फोर्थ इफ देन एल्स स्टेटमेंट्स,
और लास्ट जो हमारी गाइडलाइन है वो आती है हमारी लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो चलिए सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं और हर एक की एग्जांपल के साथ जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लूप्स की जो है कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट। देखते हैं हमारी लूप की कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी। तो लूप जो है, तो यानी कि जो हमारा लूप है उसका जो रनिंग टाइम है वो हमारा लगभग इक्वल होगा जो भी हमारी स्टेटमेंट्स रन करेगी लूप के अंदर, इंक्लूडिंग टेस्ट स्टेटमेंट, और जो भी हमारे आइट्रेशंस होंगे यानी जो भी हमारी कैलकुलेटिंग नंबर्स या फिर कांस्टेंट होंगे उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे इसने एग्जांपल लिया फॉर लूप का, फॉर आई इन रेंज एन और m इज इक्वल टू m+2, उसने इनसाइड लूप जो है वो एक स्टेटमेंट दी है। तो इसके अंदर जो है जो हमारा लूप है वो n टाइम एग्जीक्यूट होगा और जो भी हमारी स्टेटमेंट है या स्टेप्स हैं लूप के अंदर वो एक कांस्टेंट टाइम में जो है क्या करेंगे, रन करेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, हमें एक एजम्पशन लेनी पड़ेगी कांस्टेंट टाइम की, जिसे हमने यहाँ पे लिया है c। तो बेसिकली हमारी जो है इसके अंदर एक स्टेप है m इज इक्वल टू m+2 का, तो ये हमारी कांस्टेंट स्टेटमेंट है। जैसे मैंने आपको बिग ओ नोटेशन में o के अंदर 1 का बताया था, वो एक कांस्टेंट था। तो ऐसे ही यहाँ पे m इज इक्वल टू m+2 सिंपल एडिशन हो रहा है वेरिएबल के अंदर, तो एक कांस्टेंट है और लूप जो है n टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जो हमारा टोटल टाइम होगा ये जो हमारा लूप है इसे एग्जीक्यूट होने का, ये होगा हमारा c मल्टीप्लाई n। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो भी हमारी आइट्रेशंस होंगी उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो c मल्टीप्लाई n यानी कि cn जो है हमारी वो हमारी होगी इस लूप की जो है कॉम्प्लेक्सिटी या फिर एफिशिएंसी। तो अगर हम इस cn को बिग ओ नोटेशन के टर्म में डिफाइन करेंगे तो ये होगा हमारा o और n यानी कि कांस्टेंट बिग ओ नोटेशन टर्म जो जिसकी एफिशिएंसी जो है सबसे ज़्यादा रहती है। तो ये थी दोस्तों हमारी लूप्स की एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे नेस्टेड लूप्स की एल्गोरिथम एफिशिएंसी के बारे में। तो जो हमारा नेस्टेड लूप है इसकी अगर हमें एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी या फिर कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए जो हमारा टोटल रनिंग टाइम होगा प्रोडक्ट का, जो कि हमारे जितने भी लूप्स होंगे इसके अंदर हमारे उसके प्रोडक्ट का जो भी हमारा टोटल रनिंग टाइम होगा वो हमारा होगा कॉम्प्लेक्सिटी। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक फर्स्ट लूप लिया गया है आउटर लूप फॉर आई इन रेंज n, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हमने ली n टाइम्स, और जो इनर लूप है वो भी n टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा तो इसकी भी हमने कॉम्प्लेक्सिटी ली n टाइम्स। लेकिन इनर लूप के अंदर एक कांस्टेंट वेरिएबल है जो कि क्या कर रहा है, कुछ कैलकुलेशंस कर रहा है सिंपल एडिशन की, तो उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी का हम टाइम लेंगे वो होगा हमारा कांस्टेंट c। तो अगर हम इस नेस्टेड लूप की ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी या एफिशिएंसी देखते हैं तो वो आती है हमारी c मल्टीप्लाई n यानी कि cn²। तो दोस्तों अगर हमें किसी भी प्रोग्राम की एफिशिएंसी या फिर एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास जो भी लूप चलेगा उसे हमें n टाइम एग्जीक्यूट मानेंगे, n टाइम एग्जीक्यूट कराएंगे या फिर n टाइम एग्जीक्यूशन उसे हम मानेंगे। जो भी हमारे पास लूप हो, चाहे वो आउटर लूप हो, इनर लूप हो, फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, एल्स लूप हो, और जो भी हमारी सिंपल स्टेटमेंट्स होंगी उन्हें हम एक कांस्टेंट c टाइम के अंदर रन करते हुए एजम्पशन करेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो होगी हमारी cn², और अगर इसे हमें बिग ओ नोटेशन की डिफाइन में करें तो ये होगा हमारा o(n²). तो ये थी हमारी नेस्टेड लूप्स की कॉम्प्लेक्सिटी। अब आगे बढ़ते हैं और अब है हमारी कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट। तो दोस्तों कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स के अंदर हम जो भी हमारी मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट्स हैं उनकी जो है ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी जो है यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। इसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट जो एक सिंपल एडिशन वेरिएबल है यानी सिंपल एग्जीक्यूशन जो कि स्टेटमेंट है हमारी एडिशन की, उसे हमने रन कराया c0 टाइम में, जो कि हम एजम्पशन करके चल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया हमें हर एक स्टेप्स को एजम्पशन करके चलना है कि वो इक्वल टाइम में रन होगा। तो हमने सिंपल वेरिएबल जो था यहाँ पे उसकी जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी की कैलकुलेशन थी, टाइमिंग थी, वो ली हमने c0, और जो लूप चला हमारा n टाइम्स तो उसे हमने n टाइम्स में जो है एग्जीक्यूट करते हुए माना, और एक और हमारी सिंपल एडिशन थी की इक्वेशन थी उसे हमने माना c1। अब है हमारा सेकेंड लूप
जो कि हमारा आउटर लूप भी एन टाइम एग्जीक्यूट करेगा, और इसके अंदर जो है इनर लूप फॉर के इन रेंज एन, ये भी जो है एन टाइम एग्जीक्यूट करेगा। और फिर इसके अंदर एक सिंपल वेरिएबल एडिशन स्टेटमेंट है, जो कि जिसे हम मानेंगे कि वो C2 टाइम में जो है एग्जीक्यूट कर रही है। तो इसका भी अगर हम एक ओवरऑल जो है एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी या जो इसकी टाइमिंग है एग्जीक्यूशन की एफिशिएंसी है उसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका टोटल टाइम आएगा हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट की जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज है उन्हें हम सिंपली ऐड करेंगे। तो ये होगा हमारा C0 प्लस में C1n प्लस में, अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं C2 के साथ जो है दो लूप चल रहे हैं, तो यानी n मल्टीप्लाई n होगा तो C2n स्क्वायर। तो ये होगी हमारी इसकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी C0 प्लस C1n प्लस C2n स्क्वायर। और इसको अगर हम दोस्तों बिग ओ नोटेशन के टर्म्स में डिफाइन करें तो ये भी होगा हमारा ON स्क्वायर। तो बेसिकली हमारी ओवरऑल कुछ भी टोटल टाइम आए, जो भी हमारी हाईएस्ट टर्म होगी n की, तो वही होगी हमारी बिग ओ नोटेशन के टर्म्स में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट टर्म जो है n की वो है n स्क्वायर, तो बिग ओ नोटेशन में होगी इसकी हाईएस्ट टर्म ON स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अब हम कैलकुलेट करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी इफ और फिर एल्स स्टेटमेंट की। अगर दोनों स्टेटमेंट एक साथ हो, इफ स्टेटमेंट की भी और एल्स स्टेटमेंट की, तो हम यहाँ पे दोनों की कॉम्प्लेक्सिटीज जो है एक साथ ही कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो जो हमारे पास इफ और फिर बाद में एल्स स्टेटमेंट है, अगर हमें उसका टाइम निकालना है, उसकी कैलकुलेशन का, एफिशिएंसी का या फिर एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी का, तो हम हर एक पार्ट यानी कि हर एक स्टेप की जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसे हम सिंपली ऐड कर देंगे, और जो इसमें हमारे टेस्ट इक्वेशन होगी उसे भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे हमारी टोटल टाइम की जो इक्वेशन होगी। तो सबसे पहले इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इफ लेन लिस्ट 1 इज नॉट इक्वल टू लेन ऑफ लिस्ट 2। तो ये जो है ये बेसिकली ये हमारा कंपैरेटेबल क्या है, सिंबल है, जो कि क्या कर रहा है, इन दो यानी कि लेंथ ऑफ लिस्ट 1 को और लेंथ ऑफ लिस्ट 2 को जो है कंपेयर कर रहा है। तो इसे हमने माना कि ये C0 टाइम में जो है रन हो गई या एग्जीक्यूट हो गई। और फिर रिटर्न फॉल्स, ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो इसे भी हमने मान लिया C1 टाइम्स में ये जो है एग्जीक्यूट हो गई। फिर आया हमारा एल्स लूप, जैसे कि मैंने आपको बताया एल्स के अंदर अगर लूप आ जाए तो वो हमारा कहलाता है एल्स लूप। तो एल्स लूप के अंदर जो है एक इनर लूप है, इनर भी कह सकते हैं हम इसे क्योंकि वो एल्स के अंदर है, अदरवाइज अगर हम सिंपल लूप की फॉर्मेशन में ले तो ये एक आउटर लूप है। ये भी जो है ये एन टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी रनिंग होने की, एग्जीक्यूट होने की, वो एन टाइम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर लूप के अंदर एक और इनसाइड इफ स्टेटमेंट है, जो कि क्या कर रही है, फिर से टेस्ट कर रही है कंडीशन को, यानी कि कंपेयर कर रही है, तो उसे हमने माना कि C2 टाइम में वो एग्जीक्यूट होगी। और रिटर्न फॉल्स जो एक और सिंपल स्टेटमेंट उसके अंदर है इंडेंटेशन के बाद, उसे हमने माना कि वो C3 में एग्जीक्यूट होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम हमारा टोटल टाइम ले, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमें सबकी जो है एक सिंपल कांस्टेंट टाइम में मानना है, अगर सिंपल इक्वेशन है तो, और अगर लूप है तो उसे n टाइम्स में मानना है। तो अगर आप मेरे तरीके से इस बहुत ही सिंपल आसान मेथड से अगर आप किसी भी प्रोग्राम की या कोड की कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो वो इजीली निकल जाएगी। जैसा यहाँ पे टोटल टाइम के अंदर इसकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी जो आई C0 यानी कि फर्स्ट जो हमारी सिंपल स्टेटमेंट थी उसकी, प्लस C1 जो हमारी सेकंड सिंपल स्टेटमेंट थी रिटर्न फॉल्स। और अब जो हमारा फॉर लूप है, आप ध्यान से देखिए ये अंदर C2 और C3 दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी को होल्ड कर रहा है, तो हमें C2 प्लस C3 दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करके फिर हमें मल्टीप्लाई करना होगा n टाइम्स, यानी कि जितनी भी बार हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, लूप फॉर्मेशन यानी कि लूप में जो n है उसकी जो पावर है जो भी हाईएस्ट होगी वही हमारा होगा बिग ओ नोटेशन की टर्म में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ देन एल्स स्टेटमेंट्स की हमने कॉम्प्लेक्सिटी निकाली, तो इसमें हाईएस्ट n पावर टर्म है 1, तो हमारी बिग ओ नोटेशन होगी इसके अंदर ON1 यानी n की पावर 1 यानी कि n, यानी कि सिंपल कांस्टेंट बिग ओ नोटेशन टर्म, जिसकी एफिशिएंसी जो है बहुत ही फास्ट होती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारी फिफ्थ और लास्ट गाइडलाइन की तरफ, जो है हमारी लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हमें किसी लॉग फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी या एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी लॉगरिथमिक जो भी वैल्यूज होती है वो हमारे
ह्यूमन बींग्स के लिए लर्न करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो बहुत सारी और कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ होती हैं। तो इसके लिए हमारा जो है पाइथन कोड जो है वो सिंपली हमें डिफाइन करता है थ्योरेटिकल कि जो भी हमारी लॉगरिथमिक की कॉम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारी डिपेंड करेगी लॉग फैक्टर पे। किस पे? लॉग फैक्टर पे। तो इसकी बी कॉनोटेशन सिंपली हो जाएगी हमारी ओ लॉग एन। आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि हमें बताएगा बेस्ट एवरेज और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ये एक ग्राफिकल मेथड है जो कि आपको ओवरऑल चैप्टर का जो है वो एक समरी दे देता है कि बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जो है कौन कौन सी होगी और वो किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर कंट्रोलेबल होता है, तो इसलिए हम एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन और इनपुट साइज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ स्टेप्स कम और इनपुट साइज ज़्यादा होगा तो वो होगा हमारा बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, और नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा होंगे और इनपुट साइज चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा है तो वो इंक्लूड होगा वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में। एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी में दोनों ही वर्स्ट केस और बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों का ही एवरेज यानी कि मिडल या फिर थोड़ा ऊपर नीचे जो है उसके अकॉर्डिंग जो है कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन होगी। तो बेसिकली अगर हमें बेस्ट केस यानी कि बेस्ट एफिशिएंसी चाहिए हमारे प्रोग्राम की रनिंग की, एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी जो हमें बेस्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें एक ही मेथड है, नंबर ऑफ स्टेप्स कम रखिए और इनपुट साइज जो है ज़्यादा रखिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।